वोटिंग थम गई है और वोटिंग की रफ्तार रुकने के साथ ही तमाम एजेंसीज का एग्जिट पोल आ गया है। 9 एजेंसियों के राहुल भाई एग्जिट पोल आए हैं और अधिकतर 9 में से 8 एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि 25 साल बाद बीजेपी की वापसी इस बार संभव है। एक एग्जिट पोल ये बता रहा है कि लगातार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली में वापसी कर सकती है। राहुल भाई, हम आएंगे सर्वे पर, आप ग्राउंड पर थे लगातार, मुझे लगता है सभी विधानसभा आपने कवर भी की है। आपने क्या देखा, आपको क्या लगा इस पूरे दिल्ली चुनाव को लेकर? इस पूरे विधानसभा चुनाव में जब हम पहले दिन हम ग्राउंड पर निकले थे, उस दिन से हमें लग रहा था कि मामला एकदम बिल्कुल टक्कर का है। शुरुआत में आम आदमी पार्टी का एज दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी के घोषणा पत्र आए, संकल्प पत्र आए, उसके बाद में लोगों का मूड थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ और प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हुई, योगी आदित्यनाथ की रैली हुई। हालांकि उनकी और भी रैलियां होनी थी, लेकिन वो जो महाकुंभ में घटना हो गई उसके बाद में उन्हें रोक दिया गया। तो एक माहौल बनता नजर आने लगा था बीजेपी के पक्ष में। और ये पहला चुनाव ऐसा था, अगर हम बात करें 1998 के बाद, कि किसी भी एक पार्टी की एक तरफा लहर नहीं थी। मतलब कि आप जब ग्राउंड पर गए जी, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई क्लीन स्वीप वाला मामला है, जैसे लोकसभा चुनाव में आमतौर पे दिल्ली में 2014 के बाद से हो रहा है कि 7 की 7 सीटें बीजेपी लेके चली जाती है। लोकसभा वो चुनाव नहीं दिखा आपको? लोकसभा चुनाव में जब हम ग्राउंड पर थे तब मैं पहले दिन से ये बात कह रहा था कि बीजेपी सातों की सातों सीटें जीतेगी। भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो, लेकिन बीजेपी 7 की 7 सीटें फिर से जीतने वाली है। हालांकि कई लोग मेरी बात पर आश्चर्य जाहिर कर रहे थे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों बड़ी पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस। बड़ा गठबंधन। लेकिन लोकसभा चुनाव का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। वहां वोटर्स के दिमाग में केंद्रीय मुद्दे होते हैं, और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वो मुद्दे हैं वो अलग हो जाते हैं, यहां अलग मुद्दे काम करते हैं। लेकिन पहले ही दिन से ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, और इसमें बाजी कौन मारेगा ये कोई भी नहीं कह सकता था। और बिल्कुल जब तक 8 तारीख को काउंटिंग के नतीजे नहीं आते तब तक आप बात बिल्कुल नहीं करोगे। हाँ, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, इस बार चैनलों ने राहुल भाई एग्जिट पोल से एक तरह से हाथ पीछे खींचा है, क्योंकि बहुत सारा लोकसभा चुनाव में, बाद के विधानसभा चुनाव में, तो इस बार लेकिन एजेंसियों ने जारी की है। 9 एजेंसियों के एग्जिट पोल है, 8 एजेंसीज वो है राहुल भाई जिसमें वो बीजेपी की सरकार बनाती दिख रही है। एक एग्जिट पोल विपरीत साइड का जिसने कहा है कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में लगातार तीसरी बार। हम डीएनपी पोल और पोल्स के साथ आपके साथ आए हैं और आपको एक एक करके सभी एजेंसीज पर बात करेंगे, पिछले चुनावों के नतीजे पर बात करेंगे, और एग्जिट पोल कितने सही कितने गलत होते रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। बात करते हैं पहली एजेंसी मैट्रिज की। राहुल भाई, मैट्रिज का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी 32 से 37, बीजेपी 35 से 40, कांग्रेस को 0 से 1। मतलब मैट्रिज की माने तो आम आदमी पार्टी 37 तक मैक्सिमम जा सकती है, सरकार बनेगी। 70 सीटों की विधानसभा है, 35 आधा एक जोड़ दीजिए, 36 पे सरकार बननी है, एक ज्यादा मिल रहा है मैट्रिक्स के लिहाज से। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 35 से 40, जो कम है आंकड़ा, मतलब 36 से एक कम, बहुमत से एक पीछे, मतलब मिनिमम दिखाता है कि कांटे की टक्कर है। बिल्कुल। और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर वो बहुत ही कम, बहुत कई सीटों पर तो 100 हो सकता है, कई सीटों पर यह मामला 1000 हो सकता है। विधानसभा में यही होता है, और कुछ सीटें तो राहुल भाई ऐसी होती हैं कि आंकड़ा जीत और हार का 100 से नीचे भी चला जाता है। बिल्कुल। तो आपने, जैसे मुझे लगता है कि आपने खुद ही बताया कि भाई कांटे की टक्कर तो आपने देखी है, इसमें कुछ सीटें क्या आप बताना चाहेंगे, कुछ सीटों पर जहां आपको बहुत जबरदस्त तगड़ी फाइट लगी है? देखिए, एक तो जो हॉट सीट्स हैं वहां बड़ा भयंकर एकदम टक्कर हमें दिखाई दे रही है। आप पटपटगंज की सीट ले लीजिए, अवध ओझा वाली सीट, अवध ओझा को वहां पर लेकर के आए। उसके अलावा बीजेपी के कैंडिडेट रविंद्र नेगी, जो कि पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन वो मनीष सिसोदिया से लगभग 3,500 वोटों से चुनाव हार गए। अच्छा, तो अंतर तो लेकिन कम था ये। हाँ, अंतर कम था। पिछली बार भी उन्होंने काफी अच्छा चुनाव लड़ा, ऐसे वहां के लोग ऐसा बोले। उसके बाद में मनीष जी चले गए अब जंगपुरा में, यहां पर अवध ओझा आए।
जो चौधरी अनिल कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इस चुनाव में वो बहुत अच्छा लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इस तरह के चुनाव में होता यह है कि बीजेपी का वोट तो नहीं ट्रांसफर होता है, हाँ, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ गई है, अगर वहां पर माफ करिएगा पटपड़गंज में, तो संभव है कि अवध ओझा को परेशानी वहां हो सकती है। बिल्कुल। अगर कांग्रेस जिन सीटों पर मजबूती से लड़ी है, कांग्रेस आपको मजबूती से लड़ती दिखी है दिल्ली में? कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस हमें लड़ती हुई दिखाई दी है, जहां हम खुद गए हैं। मैंने पटपड़गंज का नाम लिया, इसके अलावा बवाना आउटर दिल्ली की सीट है, वहां पर उनके प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार, लोगों ने काफी बातचीत उनकी की। मैंने देखा कि एक जे कॉलोनी है वहां पर, और काफी बहुतायत में लोग वहां पर रहते हैं, वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। तो वो खुल करके कह रहे थे, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे थे कि भाई जितना सुरेंद्र कुमार ने हमारे लिए किया है वो किसी ने नहीं किया, पूर्व विधायक वहां के रह चुके हैं वो। तो ऐसी कई और सीटें हैं। अगर आप मुस्तफाबाद चले जाएं, ओखला चले जाएं, तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग वहां पर कुछ कन्वर्ट, जो वोट वहां के हैं, वोटर्स वहां के हैं, वो कुछ कन्वर्ट हुए हैं। अच्छा, कितने ओखला कांग्रेस सीट की के बारे तरफ में गए राहुल होंगे? भाई कुछ बताइए। जैसे ओखला सीट पर केवल एक हिंदू समाज के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मनीष चौधरी, उसके अलावा तीनों वहां पर मुस्लिम समाज के हैं। तो वो कितनी वोट अब काट रहे हैं। ताहिर हुसैन की भी अमानतुल्लाह एक सीट खान, है? नहीं, ताहिर हुसैन की मुस्तफाबाद सीट है। ओके, ताहिर हुसैन की मुस्तफाबाद सीट है, वहां भी एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है। वहीं पर आम आदमी पार्टी के जो आदिल अहमद खान, वो प्रत्याशी हैं। अली मेहदी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तीनों मुस्लिम समाज के हैं। ऐसे ही मामला ओखला का फंसा हुआ है, ओके। जहां जीत हार का अंतर बहुत कम वोटों का होगा। दर्शकों, आम तौर पर मैंने आपसे जैसे वीडियो के पहले भी कहा कि एग्जिट पोल हर बार सही नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि एक रवायत है मीडिया में, चुनाव के बाद एग्जिट पोल आते हैं। और एक और बात सच है कि जब आप 2014 से 2025 तक के लोकसभा के रिजल्ट आप निकालोगे एग्जिट पोल के, तो इसमें एक आइडिया जो है, एग्जिट पोल दिशा जरूर दिखाते हैं। कुछ मौके ऐसे जरूर रहे हैं जहां एग्जिट पोल फेल हुए हैं, कुछ मौके मैं कह रहा हूं, अधिकतर मौके ऐसे हैं कि एग्जिट पोल एक दिशा तो, आइडिया तो दे ही देते हैं कि होने क्या वाला है। पीपुल्स इंसाइट ये कह रहा है राहुल भाई कि आम आदमी पार्टी 25 से 29, यानी यहां मामला बहुमत से बेहद पीछे रहता हुआ, जो मैक्सिमम नंबर दे रहे हैं 29 का। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बीजेपी 40 से 44, यानी बीजेपी क्या इस तरह के बम्पर मेजोरिटी के साथ भी आ सकती है, जहां बहुमत की जो सीटें हैं 36, उससे ज्यादा 40 मिनिमम दे रहा है और मैक्सिमम दे रहा है 44, और कांग्रेस 0 से 1। आप कह रहे हैं कांग्रेस लड़ रही है 0 से 1, यहां एजेंसियां नहीं दे रही है सीट कांग्रेस को। नहीं, कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन वो दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ रही है। कई सीट्स ऐसी हैं जहां मेरा मानना है कि कांग्रेस वहां दूसरे नंबर तक आ सकती है। वही तय करेगा जीत और हार का अंतर। इन चुनावों में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, मतलब देखिए, जो पीपुल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं दिल्ली में, वो नजीर है, और इसका प्रचार भी लगातार आम आदमी पार्टी करती है, और लोगों तक ये बात जाती भी है सही दिशा में। और लोग अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के प्रशंसक भी इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास एक दिल्ली मॉडल है जिसका वो हर चुनाव में करते हैं, वो चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात में भी उन्होंने लगातार यही बात कही। अभी लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई तरह की बड़ी घोषणाएं भी आम आदमी पार्टी ने की, फ्री की पानी और बिजली के अलावा। ये जो एग्जिट पोल्स का मूड हम देख रहे हैं, या आपने जो देखा, ये एक तरफा हम जो देख रहे हैं कि लग रहा है कि सब लोग एक आइडिया दे रहे हैं कि संभव है कि 25 साल बाद बीजेपी सरकार बना सकती है दिल्ली में। ये कौन सी चीजें रह गई जहां पर आम आदमी की पार्टी जो है बीजेपी से चूकी है, या बीजेपी ने को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल रहा? ये पूरा का पूरा चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा गया, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने सबसे बड़ी जो अपनी 5 उपलब्धियां थी वो गिनवाई। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और 5वीं सबसे बड़ी और जो कारगर साबित हुई थी पहले के चुनावों में, वो महिलाओं के लिए फ्री में आने जाने की सुविधा। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जो सबसे बड़े मुद्दे बनाए इस पूरे के पूरे चुनाव में, वो शराब घोटाला, शीश महल। लेकिन राहुल भाई, एक और चीज, जैसे मैं रोक रहा हूं आपको,
जैसे लगातार बीजेपी कहती रही कि भाई आप फ्री बीस की पॉलिटिक्स करते हो, फ्री की पॉलिटिक्स करते हो, आप देश की अर्थव्यवस्था को गर्क नर्क में मिला दोगे, ये तरह की बातें करके वो सारी चीजें बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र में ले आए जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती रही लगातार। उस पिच पर आना पड़ा है बीजेपी को। तो क्या आप पॉलिटिकली देखेंगे कि क्या एक पॉलिटिकली जो है या मोरली कह लें, बीजेपी को यह लगा कि जब तक हम उधर जाएंगे नहीं उधर फायदा नहीं होगा। दूसरा, अगर वोटर को ऑलरेडी कोई सरकार या कोई पार्टी जो है अपनी सरकार में सेम सुविधाएं दे रही है और वो वादा कर रही है कि हम आगे भी देंगे, तो वोटर ऐसा क्यों मूड बना रहा है जो हम एग्जिट पोल्स में देख रहे हैं कि वोटर का मूड ये कह रहा है कि अब वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। मैं वही बता रहा था, जो मैं बता रहा हूं उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। बीजेपी ने जो मुद्दे बनाए वो शराब घोटाले का बनाया, इसके अलावा शीश महल का बनाया, यमुना की सफाई को बनाया। तो ये अपने आप में बहुत बड़े तीन ऐसे फैक्टर थे जो इस चुनाव में लोगों के मन में घुसे हैं। इसके अलावा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार के खिलाफ में थी, और एक वो चेहरा, लोग ये कह रहे थे कि भाई अरविंद केजरीवाल जी 2013 में आए, 15 में हमने मौका दिया, 20 में हमने मौका दिया, लेकिन अब की बार अगर कोई कह रहा है कि हम भी वो काम कर सकते हैं तो दूसरे को भी मौका हम दे सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा बीजेपी ने वो कहा कि जो आम आदमी पार्टी देती आ रही है भाई हम भी देंगे, उनसे ज्यादा देंगे। और इस बात का ये तब ज्यादा महत्व इसका बढ़ जाता है जब पार्टी के बड़े नेता, खासकर अमित शाह, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी, वो भरी रैली में इस बात को कह रहे हैं कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी। तो यानी पब्लिक को पता लग गया कि जो हमें मिल रहा है वो तो हमें मिलेगा। इसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर राज्य में बीजेपी की सरकार होती है तो डबल इंजन की सरकार होगी। कुछ काम ऐसे थे जो नहीं हो पाए, अब इस कारण से नहीं हो पाए कि भाई एलजी हमें नहीं करने दे रहे, तो लोगों के मन में एक वो भी बात थी कि अगर अगली बार 5 साल के लिए मौका दिया तो फिर अगले 5 साल के लिए यही लेकिन ये मौका। तो है ना राहुल भाई कि कई बार लगा कि दिल्ली की राज्य सरकार और एलजी ऑफिस के बीच एक टकराव की स्थिति है लगातार। तो और ये बात लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लोगों को बता भी रहे थे कि बार बार हमारे साथ कुछ चीजें हैं जो दिक्कत हो रही है दिल्ली गवर्नेंस में। इसको लेकर भी क्या लोगों में कुछ राय बनी और क्या वोटर ने नहीं, ये लोगों में बिल्कुल ये राय थी, लोग इस बात को कह रहे थे। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो ये कह रहा था कि जानबूझकर काम नहीं करते और फिर दोष मढ़ते हैं एलजी के देखिए ऊपर। पिछले तो ये वोटर का मिजाज है, वो कुछ भी देखे, कुछ भी वो कह सकते हैं। अब जो वो कह रहे हैं, जो जमीन पर हमें दिख रहा है, वही हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जैसे दो तीन पिछले 1.5-2 साल अगर आप निकालेंगे, इसमें सत्येंद्र जैन हो गए जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, बाद में जो मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये तमाम तीन बड़े नेता जेल गए। जेल से फिर सबके सब बाहर भी आए, इवन संजय सिंह भी राज्यसभा सांसद जो है वो भी जेल गए। तो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को जेल में भेजा गया। ये बात लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लोगों को बताती रही और ये सब कुछ लोगों के सामने हुआ। तो क्या ये जो एक इमोशनल पोर्शन होता है पॉलिटिक्स में कि जब नेता जेल चला जाए तो उसका जो कोर वोट बैंक होता है वो बहुत एग्रेसिवली फिर बाहर निकलता है, आगे आता है। दिल्ली के जो वोट परसेंटेज हम आपको 5 बजे तक के दर्शकों बता रहे हैं, अभी हमारे पास वही डाटा है, वो करीब करीब 57 से 58% के बीच है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है आने में 1-2 घंटे में, हो सकता है इलेक्शन कमीशन नए डाटा देगा। बात ये कह रहा हूं राहुल भाई कि वो जो इमोशनल पोर्शन जिसको बार बार अरविंद केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी ने, और सबके सामने ये सब हुआ, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एंट्री हुई थी और उसके बाद से ये तमाम जो हम लोग जैसे देख रहे हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है कि वोटर को वो अपील मतलब काम नहीं कर गई या फिर वोटर ने उस अपील को सीरियस नहीं लिया एग्जिट पोल के मुताबिक? देखो दोनों ही तरह की बात है। अगर एग्जिट पोल्स जो हैं वो ये आंकड़े दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी को भी लोग वोट कर रहे हैं। अगर ये सच साबित होते हैं तो आम आदमी पार्टी को भी लोगों ने वोट किया है, बीजेपी को भी वोट किया है। वो तो जब नतीजे आएंगे तब वोटों का जो प्रतिशत होगा वो सामने आ जाएगा, उसके बाद में पता चल जाएगा कि भाई कौन सी पार्टी को कितना वोट लोगों ने किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वोट प्रतिशत का जो अंतर है वो बहुत कम होता है, सीटों का अंतर बहुत ज्यादा होता है।
ये भी अपने आप में बड़ा विधानसभा फैक्टर में है। बिल्कुल तो दोनों ही तरीके से लोग सोच रहे थे। लोकसभा के चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल अंतरिम बेल पर आए थे, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि अगर आप दिल्ली की 7 सीटें मुझे जिता देंगे तो मुझे दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जनता ने 7 सीटें बीजेपी को जिता दी। लोकसभा का चुनाव अलग होता है, हाँ, विधानसभा का विधानसभा अलग चुनाव होता है। अलग होता है। ये हमने पिछले उसके 2 बार बाद तो से यही देखा। जब बीजेपी के नेताओं को यह लगा कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बावजूद हम 7 सीटें जीत सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम विधानसभा चुनाव भी जीत सकते हैं। उसी के बाद से बीजेपी के नेताओं ने, जो कोर वोट बैंक माना जाता है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का, वहां पर सेंधमारी करने की कोशिशें शुरू कर दी। हमने तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर देखे कि झुग्गियों में जाकर के भोजन कर रहे हैं, वहां पर उनके साथ में सो रहे यानी हैं। आम आदमी पार्टी का जो घोषणा कोर वोट पत्र में, बैंक है, संकल्प पत्र में इस तरह की घोषणा करना कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 5 रुपए में अटल कैंटीन योजना के तहत झुग्गियों में खाना खिलाएंगे। अगर ये एग्जिट पोल के नंबर्स ही नतीजों में परिवर्तित होते हैं, तो क्या ये मान लें कि आम आदमी पार्टी का जो कोर वोटर है, जो झुग्गियों में रहता है, जो गरीब वोटर है, उस पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक तरह से पेनिट्रेट कर लिया उस वोटर तक? अगर बीजेपी की सरकार बनती है, अभी देखिए एग्जिट पोल्स हैं, इन पर हमें ये फाइनल रिजल्ट हाँ, है, ये तो फाइनल ये नहीं, ऐसा हम हम तो बिल्कुल इन भी पे नहीं बात कह रहे हैं, हम इन पर केवल बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी ये जो हमें दिख रहा है ये करने में कामयाब हो जाती है, तो इसका मतलब है कि जो आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने में बीजेपी कामयाब हो गई। और मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह का एग्रेसिव कैंपेन रहा है बीजेपी का, उसको कहीं ना कहीं ये जो एग्जिट पोल है कम से कम वही बता रहे हैं। अब तीसरे पे आते हैं राहुल भाई। पीपुल्स पल्स कह रहा है कि उसने आम आदमी पार्टी 10 से 19, बहुत बड़ा नुकसान है अगर ये पुराने नतीजों के देखेंगे और इस एग्जिट पोल की जो रिपोर्ट कह रही है। और बम्पर मैंडेट आम बीजेपी को 51 से 60, मिनिमम 51, मैक्सिमम 60, और कांग्रेस नील बटे सन्नाटा। पीपुल्स पल्स ये कह रहा राहुल भाई कि एक तरह से सुपड़ा साफ वाली स्थिति कांग्रेस की, और आम आदमी पार्टी का जो पिछला प्रदर्शन है उससे बहुत ही खराब प्रदर्शन जो पीपुल्स पल्स बता रहा 10 से 19, 51, 60। क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। मतलब कांटे की टक्कर थी। और मुझे ये लग रहा है अगर ये नतीजे ऐसे भी होते हैं तो मुझे यही लग रहा है कि 2, 4, 6 सीटों का अंतर दोनों ही पार्टियों के बीच हो सकता है। जेवीसी पोल्स ये कह रहा है कि 22 से 31 आम आदमी पार्टी, बीजेपी 39 से 45, 0 से 2 कांग्रेस। अच्छा, अगर इन तीनों ही पार्टियों को अलग रख दें तो क्या और कोई मेजर पार्टी आपको दिखी दिल्ली में चुनाव लड़ती हुई? देखिए, दो ही पार्टियां मेन है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। कांग्रेस भले ही देखिए ये एक जो चाणक्य है ये स्ट्रेटेजी दिखा रहे हैं, जेवीसी पोल्स, हाँ, ये 2 से 3 सीटें यहाँ पर दिखा रहे हैं। अच्छा, चाणक्य दिखा हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये 2 से 3 सीटें कौन सी हैं जहां कांग्रेस जीत सकती है, मुझे नहीं लग रहा। मैं जैसे कि मैंने पहले कहा, कांग्रेस ने चुनाव जहां लड़ा तो वहां कांग्रेस के नाम से लोग वोट नहीं कर रहे थे, जो वहां के स्थानीय प्रत्याशी हैं उनके नाम पर वोट कर रहे थे। वो दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर आ सकते हैं, अमूमन तीसरे पे तो है ही है। इसके अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो वहां पर किसी के वोट काट सकती है या फिर लोग उसकी कोई बात भी करते हो। बात केवल दो ही की हो रही थी, केजरीवाल बनाम बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था, इसलिए बीजेपी की बात होती थी। लोग मोदी की तो बात करते थे। का नुकसान तो हमको, मतलब एग्जिट पोल तो नहीं बता रहे कि चेहरा नहीं था, उस बात का नुकसान जैसे लोग, केजरीवाल एक बड़ा फेस था आम आदमी पार्टी के पास, और ये बात लगातार आम आदमी पूछ भी रही थी आम आदमी पार्टी की, भाई आपका दूल्हा कौन है, आपका दूल्हा कौन है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बनने तो नरेंद्र मोदी आएंगे। हर विधानसभा में जाकर के हर मोड़ पे हमने चौराहों पे ये पोस्टर्स देखे, एक तरफ आम आदमी पार्टी से केजरीवाल, एक तरफ गाली गलौज पार्टी, क्वेश्चन मार्क, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि बीजेपी पहले से चेहरा नहीं क्लियर करती है, अब ये उनकी रणनीति बन चुकी है। उन्होंने इलेक्शन निकाले हैं उससे। हाँ, हमने महाराष्ट्र का चुनाव देखा, हमने हरियाणा का चुनाव देखा, इससे पहले 2017 का विधानसभा का, उत्तर प्रदेश का चुनाव हमने देखा, उत्तराखंड के चुनाव देखो आप, उत्तराखंड का चुनाव देखिए आप। तो ये पार्टी की रणनीति बन चुकी है। कई बार देखिए ये कामयाब होती है, कई बार ये कामयाब नहीं होती है। राहुल भाई, पी मार्क ये कह रहा है कि 21-31 जेवीसी पोल्स, और पी मार्क जब आप देखोगे तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को एकदम आसपास नंबर्स दिए हैं। इसके अलावा पी मार्क आगे कह रहा है कि बीजेपी 39 से 49, 0 से 1 कांग्रेस। चाणक्य स्ट्रेटजीज ये कह रहा है 25 से 28 आम आदमी पार्टी,
39 से 44 बीजेपी, 2 से 3 कांग्रेस। पोल डायरी की बात करेंगे तो 18 से 25 आम आदमी पार्टी, बीजेपी 42 से 50, मैक्सिमम 50, मिनिमम 42, कांग्रेस 0 to 2। डीवी रिसर्च का कहना है 26 से 34 आम आदमी पार्टी, 36 से 44 बीजेपी, कांग्रेस को कोई सीट नहीं। विपरीत साइड एक सर्वे एजेंसी है जिसने तमाम सर्वे एजेंसीज को चैलेंज किया है एक तरह से, और इन चुनावी ट्रेंड्स को चैलेंज किया है जो लगातार न्यूज चैनलों में या जगह जगह आज आप देख रहे होंगे, वो है विपरीत साइड। और मुझे याद आता है 2014 का चुनाव, 2013-14 का चुनाव दिल्ली का, जिसमें दुनिया की मतलब देश की जितनी एजेंसीज थी उन्होंने कह दिया था, एक तरफा बीजेपी की जीत बता दी थी। और मैं उस दौरान न्यूज 24 में हुआ करता था, टुडेस चाणक्य ने कहा था कि नहीं, बीजेपी सिंगल हैंडेडली सरकार नहीं बना पाएगी। और चाणक्य ने बताया था कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक बड़ी पॉलिटिकल शक्ति बनकर दिल्ली में उभर रही है और वो एक बढ़िया मेजर प्लेयर दिल्ली में उभरेंगे। वो चुनाव मुझे याद है, एकदम से वो दौर था कि एकदम से सारे चुनावी जितने एग्जिट पोल थे वो एकदम धाराशायी हुए थे, और टुडेस चाणक्य जो इतना बड़ा नाम बना सर्वे एजेंसीज के रूप में, वो एक चुनाव से वो आगे बढ़ा था वो एजेंसी। खैर, विपरीत साइड का राहुल भाई ये कहना है कि जी आम आदमी पार्टी वो उस तरह का थंपिंग मेजोरिटी नहीं है, बड़ी मेजोरिटी नहीं है, लेकिन लगातार 10 साल रहने के बाद भी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 46 से 52 मिल रहे हैं, ये एक बड़ी बात है और बड़ी मेजोरिटी है। राहुल भाई ये देखिए, मुझे तो ये भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं अपना जो मैंने जमीन पर देखा, अगर मैं उसके अनुसार मैं बात करूं, तो ये जो विपरीत साइड का जो एग्जिट पोल है, मैं इस पे भी विश्वास करने को तैयार नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैट्रिक्स कह रहा है, इसी के आसपास चुनाव के नतीजे हो सकते हैं। अगर ये लास्ट के 2 दिन जब चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद तब लोगों ने अपना क्या मूड बनाया, वहां सब कुछ डिपेंड कई करता बार है। जाके वीवीपैट के वहां वोटिंग मशीन के पास जाके वोट बदल देता है अपना। ये बहुत बार ऐसा हुआ है, वोटर्स ऐसा बोलते हैं कि भाई घर से सोचकर आए हैं हम कुछ और, वहां पहुंचे तो वहां जाकर के हमने किया कुछ और। 2 तरीके का देखिए वोटर का माइंडसेट बिल्कुल सेट होता है, एक जो सत्ता के साथ है, एक जो सत्ता के खिलाफ है। अब जो बीच वाले जो वोटर्स हैं, जो ना तो सत्ता के साथ है ना सत्ता के खिलाफ है, वो लास्ट तक, हाँ, वो बिल्कुल अंतिम समय तक ये इंतजार करते हैं कि भाई लहर किसकी बन रही है। तब वो सोचते हैं कि भाई क्यों अपना वोट खराब करें। आज भी हम जब लोगों से बातचीत कर रहे थे, काफी लोगों ने हमसे ऐसा कहा, हम ही क्यों अपना वोट खराब करें। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब वो पहले बड़ी बात भी है और अपने आप में मैसेज भी है। पहले कह रहा है कि वोट क्यों खराब करें। पहले दिन से हम इस बात को कह रहे हैं कि एक तरफा लहर वो किसी भी पार्टी की नहीं है। लड़ाई बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की है। कांग्रेस तीसरे नंबर के लिए लड़ रही है। अगर पूरी दिल्ली की बात करें, 2-3 सीट ऐसी हो सकती हैं जहां वो दूसरे नंबर पर आ सकते हैं उनके प्रत्याशी। आपको जैसे हमने देखा कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा, बीजेपी ने प्रवेश वर्मा पिछले सांसद को टिकट दिया, पुराने सांसद को सांसदी का टिकट कटा था, लोगों ने कहा कि टिकट काट दिया। प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उड़ाला। कि ये कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव आपको लगी और इसका क्या ग्राउंड पर कुछ असर दिखा है आपको? बिल्कुल बहुत बड़ा इसका असर था। नई दिल्ली विधानसभा की सीट हमने सबसे ज्यादा कवर की है। कोई झुग्गी बस्ती नई दिल्ली की ऐसी नहीं होगी जहां हम ना गए हों। और प्रवेश वर्मा ने निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा ये इलेक्शन लड़ा है। नतीजे क्या होंगे देखिए, वो तो हमें इंतजार करना ही होगा। लेकिन पहले दिन से वहां पर ऐसा लग रहा था कि वहां बहुत कांटे की टक्कर है और लड़ाई केवल अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच में ही थी। मतलब दिल्ली में लोकसभा से टिकट काटना प्रवेश वर्मा का, उस समय तमाम ऐसी बातें चली कि भाई क्यों टिकट काटा गया। लेकिन अब जब ग्राउंड पर इसलिए था, हाँ, जब जमीन पर इसलिए था कि हमको दिल्ली के चुनाव की तैयारी, मतलब आप ये कह रहे हो जब जमीन पर कि जब बीजेपी लोकसभा लड़ रही थी उसने समानांतर दिल्ली विधानसभा चुनावों की तैयारी भी शुरू कर दी। बीजेपी ने उसी समय दिल्ली चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बीजेपी को यह पता चल चुका था कि जब लोग आपको लोकसभा में वोट कर सकते हैं तो वो आपको विधानसभा में भी वोट कर सकते हैं, बशर्ते आपको मुद्दे अपने ऐसे देने पड़ेंगे
जो जनता को दिल्ली में पसंद है। बीजेपी ने 2015 में, 2020 में हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़के देखा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब की बार का चुनाव देखिए, योगी आदित्यनाथ खुद दिल्ली में आए थे, 2 दिन एक वो बार आए, नहीं बोले, लेकिन हरियाणा महाराष्ट्र में बोलते रहे बटेंगे तो कटेंगे, दिल्ली में एक बार नहीं बोले, पोस्टर लगे थे, हाँ, बोले नहीं। लेकिन वो बोले नहीं। तो यही अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं ये बातें। प्रवेश वर्मा देखिए, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, बड़ा चेहरा है, और ये पहले से ही हमें लग रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को खड़ा किया है, वो भी ऐसी सीट से जहां से जो जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है। ये विप्रीसाइड जो कह रहा है, हम मान लेते हैं कि 2013 की तरह या पहले की तरह ये तमाम एग्जिट पोल्स अगर फेल होते हैं और विप्रीसाइड सही होता है, तो ये बहुत बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीतिक तौर पर भी और भविष्य की राजनीतिक के तौर पर, और विपक्ष में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके लिहाज से फिर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल टॉप पर होंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर होंगे। उसके पीछे वजह है भाई, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इतने सारे आरोप चस्पा हो गए, उसके बावजूद अगर जीत करके इस तरीके से चले जाते हैं और तो जनता बड़ी भरोसा बात कर रही है। और जनता देखिए, बहुत बड़ी बात है, अगर ये विप्रीसाइड जो कह रहा है, बावजूद इसके 10 साल रहने के बाद कोई सरकार अगर इस नंबर्स के साथ आ रही है, तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकली जब आप देखोगे, एक तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत फिर अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे, और कांग्रेस के लिए इनविंसिबल अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दिल्ली में नहीं लेकिन बाकी जगहों पर। लेकिन दरअसल अरविंद केजरीवाल जो स्पेस ले रहे हैं राहुल भाई, वो तो कांग्रेस का ही स्पेस है। यही मुसीबत तो कांग्रेस के लिए है। यहाँ पे देखिए ना आप, ये क्या हालत है भाई। ये वो कांग्रेस है जो लगातार 15 साल तक शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इसी के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और वो हाल उसका यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस दिल्ली में, लोकसभा में तो साफ है ही, विधानसभा में यह हालत है। राहुल भाई, एग्जिट पोल्स की हमने बात की, हम कुछ एग्जिट पोल जो पुराने समय में हुए उनकी भी जरा बात कर लेते हैं। 2013 में एग्जिट पोल, जो जितने भी एग्जिट पोल्स आए थे, उनमें से केवल एक एग्जिट पोल नतीजों के करीब रहा था, और वो जैसा मैंने आपको बताया, वो टुडेस चाणक्य, ये वो दौर था जब हम मीडिया में शुरुआत कर रहे थे, तुरंत आए थे, और इसलिए याद है, टुडेस चाणक्य ही एक ऐसा एजेंसी था उस समय जिसने कह दिया जी नया प्लेयर आ रहा है भारतीय पॉलिटिक्स में, और वो थे अरविंद केजरीवाल। उसके बाद जब 2015 की बात करोगे राहुल भाई, ये कुछ एग्जिट पोल हैं जो उस दौरान गलत हुए थे, और उसके बाद 2020-12 में से सिर्फ एक एग्जिट पोल सही हुआ था। तो एग्जिट पोल आते हैं और उनमें से हर बार सब कुछ सही नहीं होता है। आमतौर पे हमने ये देखा है कि मतलब ये जो विधानसभा के जो नतीजे होते हैं एग्जिट पोल्स के, वो ज्यादा इधर उधर हो जाते हैं। वो लोकसभा के भी तो हो गए थे 2024 के लोकसभा के चुनाव में। ये ऐसा इसलिए होता है कि अब देखिए, वो हर आदमी से तो बात नहीं करते, एक अंदाजा लगाते हैं। वो अंदाजा ही हम लोग भी लगाते हैं जब हम फील्ड पर होते हैं। हम जब लोगों से बात कर रहे हैं, उनका मूड हम भांप रहे हैं कि भाई क्या वो कह रहे हैं, वो चाहते क्या हैं, लेकिन असल में वो करके क्या आए हैं। जब वो गए हैं बूथ पर और जब बटन उन्होंने दबाया है, उससे पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता रहता। और ऐसा भी लोग करते हैं, वोट डाल के आए हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं बताते। वो मैं अलग अलग आपको समय बता दिया, 13, 15, 20। 13 में तो मतलब नई नई पॉलिटिकल पार्टी थी, अन्ना आंदोलन से निकल रहे थे अरविंद केजरीवाल, तुरंत घोषणा की अपने पॉलिटिकल पार्टी की, और उसके बाद जब वो आए तो किसी को यकीन नहीं था कि इस तरह से आएगी आम आदमी पार्टी और छा जाएगी और दिल्ली में 10 साल का शासन हो जाएगा। अब हम लगातार तीसरी बार आएंगे कि जाएंगे, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि उस तरह का मैंडेट अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में मिलता रहा। किसी को यह भी नहीं पता था कि 2015 में आम आदमी पार्टी 67 सीटों पर चली जाए, और 70 में से 67। चलिए, उसके बाद में 3 सीटें बाकी पार्टी जीतती है, बीजेपी जीतती है, और बाकी इस तरह का मैंडेट राहुल भाई। उसके बाद में 90%। उस समय 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद 62 सीटों पर फिर से जीत हासिल करना, यह भी अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन ये अब की बार के चुनाव में अगर हम उसकी तुलना करें, तो ये पहले दिन से तय था कि भाई इतना बड़ा मैंडेट तो नहीं होने वाला है। शुरुआत में हम थे तो हमें लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को एज है,
लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, जैसे बीजेपी ने अपने कैंपेनिंग शुरू करी, जिस तरीके से वो अपने घोषणा पत्र लेकर के आए, 3-3 4-4 वो संकल्प पत्र उन्होंने जारी किए, और तीसरे वाला तो देश के गृह मंत्री ने जारी किया, तो लोग उस बात को सोचने लगे कि भाई जो हमारी जरूरतें हैं आम अगर आदमी वो बीजेपी देने को तैयार है, और देखिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोग ये चाहते हैं कि भाई किसी और को, नई सरकार को मौका दिया जाए, तो लोग अपना विचार कर सकते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की बात करें, जिस तरह से तमाम बीजेपी मुद्दा उठाती रही, वो चाहे यमुना सफाई का मुद्दा हो, वो चाहे शराब घोटाले का मुद्दा हो, आपको ये लग रहा है जिस एग्रेसिवनेस के साथ बीजेपी इस बार लगातार ये कर रही थी, वो चीज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से चिपक गई और इसको लेकर भी वोटर के मन में कुछ संदेह रहा? वोटर के मन में देखिए, वोटर का मन एकदम क्लियर था। एक तो तबका वो था जो अरविंद केजरीवाल के साथ था, जिन्हें ये लग रहा था कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं कर सकते। हमारे अगर कोई मसीहा है, लोग कहते हुए हमने उनको देखा है कि भाई अगर हमारा हाँ, कोई भगवान। मसीहा है तो वो अरविंद केजरीवाल है, वो कहते हैं कि भाई हमारा भगवान है अरविंद केजरीवाल। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो अरविंद केजरीवाल से खुश नहीं थे। अब देखिए, दो तरह की बातें होती हैं। अच्छा, एक और चीज राहुल भाई, ये जो बजट है, बजट में मध्यम वर्ग के लिए जो घोषणा की गई, टैक्स में जो राहत दी गई 12 लाख रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर आप जोड़ देंगे 75,000 का तो 12,75,000, ये जो जोड़ा गया, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कहा गया कि बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर है, जो मध्यम वर्ग है, वो निकला नहीं। उसको लगा अरे जीत ही रहे, निकलने की जरूरत नहीं। उस वोट बैंक को घर से निकालने की कोशिश की गई दिल्ली चुनावों को लेकर, आपको लगता है? दिल्ली चुनाव में, इस चुनाव में बीजेपी ने जितनी मेहनत की है, इससे पहले किसी विधानसभा चुनाव में नहीं की। लेकिन अभी आप मैं आपको मुझे बताऊंगा। याद है, अभी मुझे लगता है 1 महीने पहले मैंने आपका बयान है कि लग नहीं रहा है कि बीजेपी वाले कहाँ हैं, ये लोग तो लड़ नहीं रहे हैं, ग्राउंड पे बीजेपी दिख नहीं रही मैं है। बिल्कुल कह रहा हूं, तो 1 महीने में कैंपेन इतना ऊपर चला गया कि अब इस तरह के नतीजे। शुरुआत देखिए बहुत तरीके से की गई है। भाई दिल्ली में बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो सरकारी हैं। नहीं, दिल्ली विधानसभा की अगर हम मतलब बात आप करें, क्या ये कह रहे हैं कि कोई चीज जो दिखी नहीं वो हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, चीजें दिख नहीं रही थी लेकिन ग्राउंड पे हो रहा था? सरकारी जो कर्मचारी हैं, पहले देखिए उनके लिए आप यूपीएस लेकर के आए, उसके बाद में आपने 8वें पे कमीशन की घोषणा कर दी, फिर उसके बाद में आप बजट ऐसे टाइम पर लेकर के आए जब दिल्ली चुनाव एकदम अपने चरम पर था। लेकर के क्या है, हर साल आता है राहुल भाई फरवरी के महीने में। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसी घोषणा की, हाँ, हर साल आता है, फरवरी में ही लेकिन आता है। एक बात चुनाव बताइए, फरवरी में हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं वो घोषणा, हाँ। घोषणा जो बीजेपी के द्वारा की गई वो बड़ी बात थी। मैं जितने भी लोगों से पूछा, उन्होंने बजट के बारे में यही कहा कि ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बढ़िया बजट है, और अगर बीजेपी ये करने में कामयाब हो जाती है तो मतलब उसका इसका वोटर निकला मतलब है। ये है जो 20% वोटर मिडिल क्लास का जो है, जो लोकसभा में वोट करता है बीजेपी को और विधानसभा में वोट करता है आम आदमी पार्टी को, वो मिडिल क्लास वोटर बीजेपी के साथ चला गया। अगर ये नतीजे हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, ये एग्जिट पोल तो हमने तमाम 9 एग्जिट पोल पे बात कर ली और पुराने पे भी और नए पे भी बात कर ली। राहुल भाई तमाम घूम रहे थे दिल्ली, आप एग्जिट पोल दे दीजिए डीएनपी के दर्शकों की कि आपका एग्जिट पोल क्या है? देखिए प्रकाश भाई, हमारी दोनों ही पार्टियों से बात होती थी जब हम ग्राउंड पर थे, तो भले ही वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टी ये दावा कर रही थी कि हमारी 40 से 42 सीटें आ रही हैं। 40 से 42 सीटें, यानी 36 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, उससे 4 से 6 सीटें ज्यादा आ रही हैं। उससे ज्यादा नहीं बोल पा रहे कोई नहीं बोल पा रहा। तो इसका मतलब यह है कि पार्टी के पास भी देखिए रिपोर्ट्स आती हैं। इसका मतलब यह है कि पार्टियों को पता है कि भाई चुनाव में क्या होने वाला है। मतलब फंसा हुआ चुनाव था ये। फंसा हुआ चुनाव आप था। कुछ नंबर देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि मैं 40 से 42, किसको? जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी 40 से 42 सीट। बचते हुए निकल गए राहुल भाई, जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी 40 से 42, मतलब कि अब मामला 60, 65, 50 प्लस वाला। राहुल भाई पूरा दिल्ली घूमे हैं, लगातार हर सीट पर गए हैं, वो उस लिहाज से कह रहे हैं। तमाम जो एजेंसीज कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि बीजेपी 25 साल बाद वापस आ रही है। 9 में से 8 एजेंसीज ऐसा कह रही है। एक एजेंसी है विप्रीसाइड, उसने कहा नहीं, उसने तमाम एजेंसीज को चैलेंज किया है और कहा है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ दिल्ली में आ रहे हैं।
दिल्ली में क्या होगा, नतीजे क्या होंगे, ये महज एग्जिट पोल है। हैरान परेशान बहुत खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे और 8 तारीख को पता चलेगा कि दिल्ली के दंगल का असली पहलवान कौन है।